गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको 2019 का सेट सी क्लास 10th खंड से जीव विज्ञान पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सेट सी का जीव विज्ञान पार्ट क्वेश्चन नंबर 18। सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? सूर्य के प्रकाश से जो क्लोरोफिल में खाना बनाए उसे क्या बोलते हैं बेटा? उत्पादक बोलते हैं, क्योंकि वो उत्पाद करते हैं। क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं दूसरों के लिए, शाकाहारी जीवों के लिए, मांसाहारी जीवों के लिए। कौन बनाते हैं? उत्पादक। तो जो सूर्य के प्रकाश में अपना खाना खुद बनाए क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उसे क्या बोलते हैं? उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे प्राप्त सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में प्रवृत्त करते हैं? जो उन्हें सूर्य से ऊर्जा मिलती है ना, केवल उसका 1% ही वो खाद्य ऊर्जा में प्रवृत्त करते हैं। किसमें? केवल 1% भाग, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का केवल 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कौन? हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस जीव में बहु विखंडन द्वारा एक जीव अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है? तो प्लाज्मोडियम एक ऐसा जीव है जो मलेरिया का परजीवी भी है। जो मलेरिया बुखार होता है ना, उसका परजीवी है प्लाज्मोडियम। उस प्लाज्मोडियम में एक कोशिका अनेक कोशिकाओं में विभाजित होकर ऐसे रिप्रोडक्शन करती है, नया जीव बनाती है। बहुत सारे, एक की कोशिका से अनेक जीव बन जाते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये 7वें चैप्टर का आपका, ये 7वां चैप्टर कट गया आपका, तो ये 22वां क्वेश्चन नहीं आएगा। 23वां क्वेश्चन है, यौन आरंभ के समय होने वाले परिवर्तन लिखिए जो लड़के और लड़कियों दोनों में होते हैं। उनके शरीर की लंबाई बढ़ जाती है, काख और जांघों में मध्य बाल उग जाते हैं, हाथ और पैरों पर महीन रोम आ जाते हैं, त्वचा तेलीय हो जाती है, मुंह पर मुंहासे निकल आते हैं, विपरीत सेक्स की ओर आकर्षण बढ़ जाता है। ये सब चेंज हो जाते हैं उसमें जब लड़के और लड़कियां यौन अवस्था उनकी आरंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रांगण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? जो प्रांगण क्रिया है, इसमें परागकण स्त्री केसर के वर्तिक्राग तक पहुंचते हैं। और निषेचन क्या होता है? इसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन हो जाता है, वे आपस में मिलते हैं, उसे निषेचन बोलते हैं। यह पुष्पी पौधों में जनन क्रिया का प्रथम चरण है। यह पुष्पी पौधों में जनन क्रिया का कौन सा? दूसरा चरण है। परागण के बाद निषेचन शुरू होता है। पहले परागण होता है, उसके बाद निषेचन। परागण के 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। यदि एक फूल के स्त्री केसर के वर्तिक्राग में परागण पहुंचते हैं तो हम उसे स्वपरागण बोलते हैं। अगर एक फूल से दूसरे फूल में परागकण पहुंचते हैं स्त्री केसर के वर्तिक्राग तक, तो हम क्या बोलते हैं? उसे परपरागण। एक ही फूल में हो तो स्वपरागण, एक फूल से दूसरे फूल में अगर परागण जाए तो परपरागण। निषेचन क्या है? निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। जो आंतरिक निषेचन होता है, जैसे कुत्ते बिल्ली इंसानों में होता है, और जो बाह्य निषेचन होता है जिसमें उसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट बाहर मिलता है, मेल और फीमेल उसके जो है ना, ये परागण वगैरह जो बाहर अगर मिलते हैं तो उसे बाह्य निषेचन बोलते हैं। जैसे जलीय जीवों में होता है अधिकतर, ये जैसे मेंढक में, मछली में, उनमें बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट है, परागण के स्थानांतरण के लिए वाहकों की जरूरत पड़ती है। वाहक जैसे हवा, पानी, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े और जानवर, वो उन परागणों को लेके जाते हैं। लेकिन निषेचन में ये अगला स्टेप है उसका, परागण के बाद वाहकों की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रक्रम में अनेक परागकण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रम में परागकण नष्ट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, ये लेसन 9 का है। अभी हमने लेसन 9 नहीं किया, तो ये अब की बार जो स्लेस आएगा उसमें नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो लेसन 9 हमने अभी नहीं किया, तो इसको नहीं एक्सप्लेन करी मैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, पौधे में जलों का वहन किस भाग द्वारा किया जाता है? जल तुम्हें पता है कौन लेके जाता है? जड़। पौधों में जल तथा खनिज लवण के वहन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पौधों में जल का वहन जड़ के द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा। पादप में जल और खनिज लवण का वहन बहुत जरूरी है, ताकि जो उसका शरीर बन सके। उस पौधे का शरीर कैसे बनेगा? खाने से। और खाना कैसे बनेगा? जल और खनिज लवणों के द्वारा ही खाना बनता है। तो शरीर बनाने के लिए पौधे का जरूरी है कि जल और का वहन हो, और जल के साथ खनिज लवणों का भी। पौधों में जाइलम या दारू उत्तक द्वारा जल, कौन सा उत्तक चाहिए उसके लिए? दारू उत्तक। जल जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचती है।
पौधे में जाइलम ऊतक के द्वारा जल जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। पौधे तथा जड़ों पर धागे नुमा संरचनाएं होती है, जैसे ऐसी जड़ होती है ना, उसमें से ऐसे धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? मूल रोम बोलते हैं। ये जो मूल रोम है वो जो मृदा के कण है उसके बीच में जो पानी और खनिज लवण घुले हुई अवस्था में होता है उसके सीधे संपर्क में होते हैं ये मूल रोम। और मूल रोम का जो जीव द्रव्य है उसमें जल की सांद्रता मिट्टी के कणों में जो जल की सांद्रता है उससे कम होती है। तो सांद्रता में अंतर होने के कारण परासरण विधि द्वारा जो जल है और एक खनिज लवण विलयन रूप में मूल रोम जो इन धागों में आ जाते हैं। मिट्टी के बीच में से पानी कहाँ आ जाएगा? इन मूल रोम में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जल की कमी होती है। पानी की कमी होने के कारण पानी वहाँ से कहाँ आ जाएगा? मिट्टी से इनमें आ जाएगा। और फिर इन मूल रोमों से वो कार्टेक्स उसका पार्ट होता है उसमें चला जाएगा। और कार्टेक्स से जाइलम वाहिकाओं के द्वारा जो जाइलम जो आपने पढ़ा भी जाइलम या दारू तक उसकी जाइलम वाहिकाओं में पहुंच जाता है। और जाइलम वाहिकाओं में एक बार चला गया तो उसके बाद वाष्पो उत्सर्जन क्रिया तुमने पढ़ी थी। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेदों में से पानी बाहर निकलता रहता है, जिसे वाष्पो उत्सर्जन बोलते हैं। इस वाष्पो उत्सर्जन के कारण उत्पन्न एक खिंचाव बल एक बल पैदा होता है, जिसके द्वारा वो जो पानी है पत्तों तक और पौधे के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंच जाता है। वाष्पोत्सर्जन एक खिंचाव बल पैदा करता है, ये तुमने 7th 8th में ही पढ़ा था, जिसके कारण जो उसकी जड़ों से जो पानी चढ़ रहा है ना ऊपर, वो उसके ऊपर तक चला जाता है। चाहे पौधा कितना भी बड़ा हो, उसके ऊपर की जो पत्तियां होंगी उसके ऊपर के जो हिस्से होंगे सब जगह पानी पहुंच जाएगा उस खिंचाव के कारण। सबसे पहले मूल रोमों ने लिया। मूल रोम जो जड़ के पास धागानुमा स्ट्रक्चर थे, और फिर उन जड़ों में आ गया। जड़ से फिर वो जाइलम जो अभी तुमने पढ़ा है जाइलम या दारू उत्तक, उस दारू उत्तक से होते हुए आपके पौधे के सारे हिस्सों में पहुंच जाएगा। लसिका और रुधिर में क्या अंतर है? लसिका एक सफ़ेद रंग का लिक्विड होता है और इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती, लेकिन जो रुधिर होता है जो हमारा खून है उसमें लाल रक्त कणिकाएं होती है। इसमें अघुलनशील प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है और रुधिर में अघुलनशील प्रोटीन कम मात्रा में होता है। ऑक्सीजन और पोषक तत्व लसिका में कम मात्रा में होते हैं, जबकि रुधिर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है हमारे लिए वो भी ज़्यादा मात्रा में होता है किसमें? लसिका में। और उत्सर्जी पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में होते हैं, सामान्य मात्रा में होते हैं रुधिर में। रुधिर मीन्स हमारा ब्लड। और लसिका ऐसा ही सफ़ेद रंग का लिक्विड होता है जो हमारे कोशिकाएं है ना उनके बीच में जो गैप होता है, उनके बीच में स्पेस होता है, उसमें से बहता है लसिका। ये ब्लड का ही एक पार्ट होता है, लेकिन ये सफ़ेद रंग का होता है। अब इसका बी पार्ट है मानव में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन और विनिमय के व्यवस्थात्मक निरूपण द्वारा दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए कि मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट में से होते हुए लंग्स के पास जाते हुए कैसे 2 बार हार्ट के अंदर आता है। हमारा जो हृदय है उसमें 2 बार आता है ब्लड, वो क्यों आता है, उसके क्या फ़ायदे और कैसे वो मूव करता है, कैसे वो चलता है, वो दिखाना है आपने। मनुष्य में श्वसन गैसें कौन कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन रक्त के परिसंचरण के कारण होता है। रक्त ही लेके जाता है O2 भी CO2 भी। भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न CO2 गैस रक्त में मिल जाती है और रक्त कैसा हो जाएगा फिर? वी ऑक्सीजन युक्त, मीन्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो उसे कैसे बोलेंगे? वी ऑक्सीजन युक्त रक्त। और ये जो वी ऑक्सीजन युक्त रक्त है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है वो कहाँ जाएगी फिर? दाया आलिंद। शरीर के विभिन्न भागों से यह जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है जिसमें वो वाला रक्त दाएं आलिंद में चला जाएगा। और फिर दाएं आलिंद जब भर जाएगा तो वो सिकुड़ेगा, जिसके कारण उसके वाल्व खुल जाएंगे, फिर वो दाएं नीले में चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ गया? दाएं आलिंद से दाएं नीले में। ये है दाया आलिंद और ये है दाया नीला। यहाँ से ये नीचे की तरफ चला जाता है, फिर दाएं नीले में रक्त भर जाता है तो दाया नीला सिकुड़ेगा और रक्त फुसफुस धमनियों के द्वारा, यहाँ होती है फुसफुस धमनियाँ दिखा रखी, फुसफुस धमनियों के द्वारा फुसफुस में चला जाता है, जिसे लंग्स बोलते हैं। लंग्स और फुसफुस एक ही है, मतलब फेफड़े। और फुसफुस में श्वसनी और श्वास नली से होता हुआ अब फुसफुस में जो गया तो उसमें क्या हो गया? जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड वो कूपिकाओं में भर जाएंगी। लंग्स में
बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें कूपिकाएं बोलते हैं, उसमें CO2 चली जाएगी और रक्त में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन वाला ब्लड चला जाएगा, रक्त के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी और CO2 वहाँ से बाहर निकल के कहाँ जाएगी, कूपिकाओं में, और कूपिकाओं से ये फुसफुस के द्वारा श्वसन नली से होते हुए हमारे नाक के द्वारा बाहर आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बाहर आ गई, नाक के द्वारा। अब हमारे ब्लड में क्या चला गया, हमारे खून में ऑक्सीजन ज़्यादा चली गई, कहाँ गई, वो कूपिकाओं में से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली गई, हमारे रक्त में चली गई। अब फुसफुस में रक्त, हमारा जो फुसफुस क्या है, लंग्स को बोलते हैं, फेफड़े में जो रक्त है वो ऑक्सीजन युक्त हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड तो नाक के द्वारा बाहर निकल गई कूपिकाओं में होते हुए, लेकिन जो ऑक्सीजन अब आ गई किसमें, रक्त में। अब ये जो रक्त है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, फुसफुस शिराओं से बाह्य आलिंद में आएगा, इसे ये है बाह्य आलिंद, इस बाह्य आलिंद में आ जाएगा। बाह्य आलिंद किसका हिस्सा है, हृदय का। फिर वो फैल जाएगा, जब वो सिकुड़ेगा ना तो बाह्य आलिंद से वो बाह्य नीले में चले जाएगा, ये बाह्य नीले है। बाह्य नीले में प्रवेश कर कर ये रक्त बाह्य नीले में प्रवेश करेगा। बाह्य आलिंद के सिकुड़ने से रक्त महाधमनियों में प्रवेश करता है। फिर ये महाधमनियों से प्रवेश करता हुआ, ये है महाधमनियाँ दिखा रखी है, ये जो हमारे शरीर के अन्य पार्ट है ना, शरीर के भिन्न भिन्न भाग होते हैं, वहाँ तक जाएगा। ये शरीर के भिन्न भिन्न भाग दिखा रखे हैं। इन शरीर के फुसफुस के अलावा शरीर के अंगों में कोशिकाएं होती हैं, वहाँ तक पहुँच जाता है कौन सा, ऑक्सीजन वाला ब्लड, क्योंकि उसे ऑक्सीजन चाहिए होती है हमारे शरीर के अन्य भागों को। ये आपको दिखा रखा है, वी ऑक्सीजन युक्त दाएं आलिंद में आया, दाएं आलिंद से दाएं नीले में गया, दाएं नीले से वो लंग्स में गया, फुसफुस में वो साफ होने के बाद उसमें ऑक्सीजन आ गई उस रक्त में। फिर वो बाएं आलिंद में गया, बाएं आलिंद से बाएं नीले में गया, और बाएं नीले से जब वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ गया, शरीर के भागों तक गया। इस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है। महाधमनी, पतली पतली धमनियाँ और धमनियाँ कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और रक्त कहाँ तक पहुँच जाता है, शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन में सहायता करता है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, यह CO2 और O2 को परिवहन में सहायता करता है। इस प्रकार रक्त के एक पूर्ण चक्कर में रक्त हृदय में 2 बार प्रवेश करेगा, इसे दोहरा परिसरण कहते हैं। 2 बार गए ना तो इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरे परिसंचरण में ऑक्सीजन युक्त और वी ऑक्सीजन युक्त रक्त को, एक तो इससे फ़ायदा है कि ऑक्सीजन युक्त और वी ऑक्सीजन युक्त ब्लड अलग अलग रहता है। रक्त मीन्स ब्लड, रक्त ऑक्सीजन वाला और वी ऑक्सीजन वाला रक्त अलग अलग रहेगा, दोहरा परिसंचरण होगा तो, क्योंकि दायां और बायां अलग अलग पार्ट होता है हार्ट का, जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से वी ऑक्सीजन युक्त ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देता। जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, जिसमें CO2 ज़्यादा है, इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देता। उसके 4 हिस्से होते हैं हमारे हार्ट के। हमारा जो हृदय है उसके 4 हिस्से होते हैं, दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले। बाएं वाले में ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है और दाएं वाले में जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। इस तरह से दोहरा संचरण हेल्प करता है कि वो अलग अलग ही रहे, और इस प्रकार दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे शरीर में पहुंचता रहता है और हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी होती रहती है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ब्लड पहुंचना जरूरी है। और शरीर के तापमान भी स्थिर बना रहता है। हमें तुम्हें पता है ना कि हमें अपने टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना होता है। अपने शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है कि हमें ऑक्सीजन वाला ब्लड मिले, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, गर्म खून रहता है हमारा, तो हमारा तापमान एक स्थिर रहना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस तो रहना ही चाहिए। तो उसको बनाए रखने के लिए भी ऑक्सीजन वाले ब्लड की हमें ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से हमारा हार्ट हेल्प करता है। हमारा जो हृदय है और जो हमारे फेफड़े हैं, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन वाले ब्लड और डीऑक्सीजन वाले ब्लड को अलग अलग रखने में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे।